हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। कल हमने नदी और उनके किनारे बसे हुए शहर यहाँ तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे झील एवं प्रपात। ठीक है, ऐसे ही हम घटना चक्र को चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू के माध्यम से पूरा करते हुए जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ज़्यादातर जो इसमें आगे चैप्टर्स हैं वो फैक्चुअल हैं, है ना। तो आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें मैप में देख के करनी पड़ेंगी। ठीक, अभी तो मैं एमसीक्यू करा दे रहा हूँ घटना चक्र के। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पूरी मैपिंग करा दूंगा। ठीक है, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, प्रपात, उनके किनारे बसे हुए शहर, ठीक है, ये सारी करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है। तो इसका आंसर बताइए। देखिए, अगर आपको आंसर करना है, अपने आप को चेक करना है, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन ना पढ़ के सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो बताइए, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा चपनाला झील। ये हमारी असम में स्थित है। तो चपनाला असम में हो गई। और हमीरपुर कहाँ है हमारी, तो हमीरपुर गुजरात में है। ठीक है, सेला, सेला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको आप चाहें तो मैप में देख लेंगे अगर एक बार, तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। कोलेरू, कोलेरू हमारे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ झील है और एक तरफ राज्य है। तो वुलर झील हमारी कहाँ पड़ेगी, तो वुलर झील हमारी पड़ेगी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ए का 2, लोनार, लोनार हमारी महाराष्ट्र में। बी का 4, पुलिकट, पुलिकट हमारी तमिलनाडु। और देखिए, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ती है, तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया हुआ है। और लोकटक, लोकटक हमारी मणिपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 2, 4, 3, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 3, 1। अगला क्वेश्चन है, सूची, ये देखिए फिर से सूची को मिलान करना है। तो एक तरफ झील और एक तरफ राज्य। तो सांभर झील, सांभर झील हमारी हो गई राजस्थान। ठीक, लोनार, लोनार हमारी महाराष्ट्र। पुलिकट, पुलिकट हमारी हो गई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और नौकुचिया, नौकुचिया हमारी उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो गया ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अब ये बताना है कि कौन सी झील किस टाइप की झील है, यानी किस प्रकार की झील है। ठीक है, तो चिल्का झील, चिल्का झील हमारी कैसी झील है, प्लाया झील, क्रेटर झील, गोखुर झील या लेगून झील। तो चिल्का हमारी जो है, चिल्का हमारी हो जाएगी ए का 2, एक सेकेंड, हाँ। तो गोखुर झील, गोखुर झील का उदाहरण इसमें से क्या है, तो गोखुर झील हमारी जो है सुरहाताल। ठीक है, सुरहाताल जो है हमारा गोखुर झील का उदाहरण है। प्लाया झील, प्लाया झील हमारी हो जाएगी सांभर, सांभर जो है हमारी वो प्लाया झील है। क्रेटर झील, तो क्रेटर झील हो जाएगी हमारी लोनार। और लेगून हमारी चिल्का। ठीक है, तो 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कयाल निम्नलिखित में से क्या है। तो कयाल क्या है हमारा निम्नलिखित में से, तो देखिए कयाल के बारे में बता देते हैं। कयाल जो है एक मलयालम शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है झील। और ये मालाबार तट पर पाए जाते हैं, मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट मतलब ये केरल वाला एरिया जो है, ये मालाबार तट है। ठीक है, और मालाबार तट पर केरल में कयाल का शब्द होता है, तट के पास जो है लेगून जो पाए जाते हैं उनको कयाल कहते हैं। तो इसका आंसर सीधे से हो गया कि केरल तट पर पाए जाने वाले लेगून को कयाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सागर तालु यानी लेगूनों के लिए विख्यात कौन सा भारतीय नगर पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व के वेनिस के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो अल्लेप्पी, अल्लेप्पी ये हमारा पूर्व का वेनिस इसको कहते हैं। अब ये अल्लेप्पी जो है पूर्व का वेनिस क्यों कहा जाता है,
क्योंकि ये लैगूनों के लिए, खूब ढेर सारी लैगून यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये अल्पुझा के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये केरल में है अल्पुझा। अल्पुझा के नाम से आपको याद आ गया होगा, अल्पुझा केरल, तो इसको अल्लेप्पी भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा पूरब का वेनिस इसको कहते हैं। अगला, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है हमारा। ठीक है, ये जल प्रपात है और ये कावेरी नदी पर है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक, ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये पहाड़ियों से निकलती है और इसका प्रवाह जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी तक विस्तृत है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है, ये नदियों का है कावेरी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में इनमें से कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध सागर प्रपात, ये हमारा गोवा में है। और लैंडसिंग कहाँ है? लैंडसिंग हमारा जो पड़ेगा वो मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में। और धुआंधार, तो धुआंधार हमारा हो जाएगा एमपी। ठीक है, एमपी में। नोआ खिलाई, नोआ लिखाई, ये हमारा, ये भी है मेघालय में। ठीक है, तो हमारा दूध सागर जो है वो हमारा गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाएगी? अभी पढ़ा हमने, नर्मदा नदी, यानी एमपी, है ना, ये हमारा एमपी में है धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर के एमपी में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला चैप्टर आ गया हमारा प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में पहला क्वेश्चन क्या है चैप्टर में? उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति मापी गई थी। अब देखिए, इस क्वेश्चन का कोई मतलब तो नहीं बनता है, लेकिन पूछा हुआ है, और वो भी 21 में, लेटेस्ट में सब पूछा हुआ है। तो अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, अगर आपने करंट से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉलिन, जो 2013 में आया था, और ये 180 किलोमीटर से अधिक की गति थी इसकी, किलोमीटर। ठीक, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है अधिक गति जो थी वो, माफ़ कीजिएगा, 180 नहीं, 210 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 से हुदहुद आया था। ठीक है, हुदहुद 180 से आया था। तो ये सारे चक्रवात आते रहते हैं हर साल, उसका नामकरण होता रहता है, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो लेटेस्ट में हो। अब इतना पुराना जो पूछ लेगा करंट में तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई प्रकोप जब आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है, तो इनमें से कौन से कारक को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगा? तो हमारा आपदा के लिए प्रकोप का काम करेगा वो। तो ऑप्शन क्या है? वायुमंडलीय संचरण को, या वन परिस्थितिकी को, समुद्री जीव जंतुओं को, और मानव आवास को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मानव आवासों को जो है कोई प्रकोप आपदा तब बन जाएगा जब वह प्रतिकूल ढंग से मानव आवासों को प्रभावित कर देगा। ठीक है, तो आपदा कब बन जाता है? जब मानव आवास को बिल्कुल प्रतिकूल ढंग से प्रभावित, इसके अंदर जब किसी प्रकोप से मानव जीवन और उसकी जीविका का नाश होने लगता है, तब वो प्रकोप या आपदा का रूप ले लेता है। ठीक है, जब बोलते हैं ना जन धन की खूब हानि हुई, तो आपदा वही हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? तो इनमें से कौन सी आपदा जो है भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ और सूखा। ठीक है, किस सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत में डालती है? और ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के डाटा के हिसाब से जो 40 मिलियन हेक्टेयर जो है क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ से, और 10 लाख वर्ग क्षेत्र यानी लगभग 30% क्षेत्र जो है हमारा वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव बाढ़ और सूखे की वजह से प्राकृतिक आपदा भारत में प्रभाव डालती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये 2017 में पूछा, और ये उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बाढ़ और सूखा।
अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक होती है? तो किस ऋतु में सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा लौटते हुए मानसून ऋतु से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है बारंबारता, वो लगभग अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये लौटते हुए मानसून में ऋतु में सबसे अधिक होती है बारंबारता चक्रवातों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भूकंपीय जोखिम न्यूनतम है? भूकंपीय जोखिम जो है इनमें से सबसे कम किस में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हमारा जो है न्यूनतम भूकंप क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब ये हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ये सब हमारे जो अलग अलग भूकंपों के क्षेत्र बांटे गए हैं, उसके अंतर्गत जो है उत्तराखंड जो हमारा 5 के अंतर्गत आता है। और 5 का मतलब होता है अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक। ठीक, चौथे नंबर पे जो होता है वो गहन तीव्रता वाले हो जाते हैं क्षेत्र। और जो बिहार का भूकंपीय क्षेत्र है वो 3 या 4 के अंतर्गत आता है। भूकंपीय क्षेत्र 3 और 4 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये मिट्टी से रिलेटेड है। मिट्टी, अगला चैप्टर हमारा हो गया मिट्टी। ठीक है, मिट्टियाँ, भारत में किस प्रकार की मिट्टी, देखिए मैंने ये PDF डाउनलोड किया हुआ था, तो इसमें देख लीजिए ये काली मिट्टी का क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ पर है, देख रहे हैं ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया, ये हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, भारत में, यानी कि कुछ हिस्सा जो है वो राजस्थान का हल्का सा एरिया लेगा, हल्का सा गुजरात का लेगा, MP का होगा एरिया, महाराष्ट्र का हो गया, थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया हो गया, और ये जितना हमारा दक्कन वाला ट्रैप है वो लगभग लगभग हमारा सारा काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्षेत्र जो है सॉरी हाँ काली मिट्टी का, और ये ऊपर जलोढ़क, ऊपर जो है ये जलोढ़क है। ठीक है, तो अब ये एरिया, ठीक है, थोड़ा सा पूरा मैप नहीं आ रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। ये पूरा एरिया जो है हमारा ये जलोढ़ मिट्टी वाला है, यानी कि मैदानी क्षेत्र जितनी भी गंगा नदियाँ ये डेल्टा वेल्टा बना रही है, उत्तरी भारत का मैदान, ये सारा हमारा जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्या है हमारा लाल मिट्टी। तो ये लाल मिट्टी आप देख लीजिए कहाँ पे, ये पूरा उत्तर पूर्वी भारत जो है इधर, ये सारा लाल मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, और ये नीचे वाला एरिया, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र हो गया हमारा। फिर आ जाता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कौन सी हो गई हमारी? तो ये हमारा इधर लेटराइट हो गया, ये साथ, ठीक है, ये लिखा हुआ है लेटराइट यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया जो है लेटराइट मिट्टी का हो गया। ठीक है, अगला हमारा है लाल प्लस काली। ठीक है, तो ये लाल और काली का एरिया हो गया, ये जो एरिया है राजस्थान का हल्का एरिया, ये हल्का सा गुजरात का नीचे का एरिया। ठीक है, ये लाल और काली मिट्टी के क्षेत्र हैं, यही बीच बीच में है। ठीक है, चलिए अब मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन हम करते हैं। भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किस मृदा का है? तो जलोढ़ मृदा का सबसे ज़्यादा एरिया, मैप में आप देखेंगे, ये देखिए जलोढ़ मृदा का एरिया। ठीक है, ये पूरा, ये यहाँ तक पूरा। ठीक है, यानी कि इधर से हम देखेंगे तो पूरा जो है हल्का सा राजस्थान का एरिया, उसके नीचे जो है दिल्ली, उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, और ये पूरा असम तक। ठीक है, ये हमारा लेटराइट मिट्टी का एरिया आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है लेटराइट मिट्टी का विस्तार है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो जाता है? तो इसका आंसर भारतीय मृदा में गहरी दरारें किस मिट्टी में पड़ जाती हैं? तो काली मिट्टी में, है ना। इसको जुता हुआ, स्वयं का जुता हुआ दरार पड़ जाती है, इसलिए जुता हुआ खेत भी कहते हैं। जुती हुई मिट्टी स्वयं को जो है जोत लेती है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक अनुकूल कौन सी मिट्टी हो जाएगी, फसल हो जाएगी? कपास। कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। ठीक है, और ये भारत का पूरा दक्कन पठार जो है इसी मिट्टी से बना हुआ है, दक्कन का जितना भी पठार है। ठीक है, महाराष्ट्र का एरिया, कर्नाटक का एरिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगुर को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर या काली मिट्टी एक ही है, ठीक है। और इसको कपासी मिट्टी, रेगुर, काली, कपासी, किसी भी नाम से बताइए, एक ही चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी निम्नलिखित फसलों में से किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की मिट्टी के लिए। देखिए, कराने का सिर्फ एक पर्पज़ है हमारा कि जो है क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं वो सही जा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट करेगा ही करेगा। मिट्टी में क्या पूछेगा? कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, यही तो क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, तो गुजरात में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ओवरऑल क्वेश्चन तो यही है, तो गुजरात में काली मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की मृदा नहीं पाई जाती है? तो लोएस टाइप की। काली तो पाई जाती है, लैटराइट भी पाई गई है, जड़ोल भी पाई गई है, तो लोएस, ठीक है। यह मृदा जो है तटीय मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में प्रचुरता में मिलती है, ठीक है। ये मैं जलोढ़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जलोढ़ जो है ये डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसमें जो है पोटेशियम, फास्फोरस, चूना, इन तत्वों का भरपूर मात्रा में होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इनमें, ठीक है। अब लोएस के बारे में जानते हैं कि लोएस क्यों नहीं पाई जाती है। तो लोएस जो है ना, वो मरुस्थलीय क्षेत्रों से बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू के कणों, जो वृहद निक्षेप को लोएस कहते हैं। यह मिट्टी जल में मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है, ठीक है, लोएस। और ये चीन के उत्तरी मैदान को लोएस मिट्टी मिलती है, जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई जाती है ना, और वो ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, ठीक है। और ये मुख्यतः जो है यूक्रेन में भी मिलती है, मिसिसिपी प्रदेश में भी मिलती है, और ये खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लॉस घास के मैदान आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यूएसए में लोएस घास के मैदान, तो वहाँ गेहूं की खेती इसीलिए बहुत अच्छी होती है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, भाभर मृदा बनी होती है खुरदरे दानों से, यह पाई जाती है कहाँ? तो भाभर मृदा जो है खुरदरे दानों से बनी होती है, तो यह कहाँ पाई जाएगी? तो तराई के उत्तर में और शिवालिक के साथ, ठीक है, ये पाई जाएगी। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, हाँ, इसके बारे में जानते हैं। भाभर जो है वो शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैली हुई है, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक, ठीक है, ये फैला हुआ है इसका एरिया। और ये जो है गिरिपथ से स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ जो हैं वो बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी ये सब लाकर जमा कर देती हैं, और पारगम्य चट्टानों द्वारा निर्मित होता है, और इसी को जो है पंजाब में भाबर कहते हैं, ठीक है, भाबर पंजाब में। और असम में यही हो जाती है दुआर, ठीक है, दुआर। और इसी क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, और ये भाबर मृदा का निर्माण करती हैं, ठीक है। यानी कि खुरदुरे दाने भी होते हैं, और जब टूट फूट हो जाती है, बिल्कुल भंगुर हो जाती हैं, तो उनके नीचे से नदियाँ निकलती रहती हैं, लेकिन वो ऊपर की तरफ विलुप्त हो जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से मैंग्रोव का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो तराई क्षेत्र में मैंग्रोव कहाँ पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। बाकी महानदी डेल्टा मिलते हैं, खंबात की खाड़ी में मैंग्रोव मिलते हैं, सुंदरबन में मिलते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है कि भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या से संबंधित है, तो इनमें से क्या संबंधित है? मिट्टी अपरदन से, भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या किससे संबंधित है? अत्यधिक वर्षा से, निर्वलीकरण से, अत्यधिक कृषि से, या अत्यधिक चराई से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2, 3, 4, यानी कि निर्वनीकरण से, अत्यधिक कृषि से और अत्यधिक चराई से, ठीक है, मिट्टी अपरदन की समस्या बढ़ेगी इन तीनों कारणों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है। भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से लेकर मरुस्थल तक कहीं भी होती है, ये कथन है। कारण क्या है कि देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, तो कथन तो सही है।
कारण भी सही है कि कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और कृषि जो है हमारी भाई राजस्थान में हमारा जो है मरुस्थल है, और बाढ़ वाला एरिया हमारा बिहार, असम, यूपी, हर जगह खेती की जा रही है। तो लेकिन इसका जो है कारण जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से लेकर मरुस्थल तक कहीं भी कर रहे हैं हम। मैदानी भाग हो गया, पर्वतीय भाग हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड के पठारी क्षेत्र हो गया, हर जगह हम खेती कर रहे हैं। और मिट्टियाँ भी हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, लवणी मिट्टी, दलदली मिट्टी। तो दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई थिंक जलवायु आ गया, अब हम जलवायु करेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद जलवायु स्टार्ट हो रहा है, तो जलवायु के लिए हम जो है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताता हुआ चलूँ। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल हम पहले जो जलवायु और जो है उनके प्रकार, इनको जो है थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू करते हुए चलेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बने रहिए वीडियो के साथ, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।